10th क्लास एसएसटी में आज का अपना अगला लेक्चर नंबर 18 और टॉपिक अपना वही राष्ट्रपति की जो अपन स्थिति देख रहे हैं उसमें अभी देखेंगे अपन राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, अब बच्चे यहाँ देखना राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की हैं। ये जो मैंने यहाँ पूरा मैटर लिखा है तो हो सकता है आपको अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, पर मैं आपको पूरा समझाऊंगी तो आपको वीडियो में जो ऑडियो मेरी आ रही है, आवाज जो आ रही है, उसको ध्यान से सुन लेना है। तो ये दो शक्तियां हैं, सामान्य कालीन और संकटकालीन। मतलब सामान्य दिनों में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती हैं और जब कोई देश में संकट आ जाता है तब उनके पास कौन सी पावर आ जाती है। ये शक्तियां यहाँ पर दी गई। मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। आप सबको पता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपने देश के संवैधानिक प्रधान हैं। संविधान में सबसे ऊंचा पद उनको दिया गया है और कार्यपालिका का प्रधान भी राष्ट्रपति को ही माना गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति को ये कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति भी कहते हैं इसको, ये प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति शक्तियों को स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा भी प्रयोग में ला सकता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी शक्तियां थी? अनुच्छेद कौन सा आ गया अपना 53 अनुच्छेद जो है संविधान का, उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया? राष्ट्रपति की शक्तियों में सामान्य कालीन शक्ति में कार्यपालिका शक्ति के बारे में डिटेल दी हुई है। अब ये जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें आप देखो 1 2 3 4, इसमें ना पहले प्रकार की शक्ति में भी 4 शक्तियां जो है वो डिवाइड की गई हैं। पहली प्रकार की जो शक्ति है कार्यपालिका में राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करता है। तो पहला हेडिंग आ रहा है अधिकारियों की नियुक्ति करना। देश के जो बड़े बड़े पद पे जो अधिकारी हैं ये कौन कौन है जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसको ध्यान से देखना। मैंने आपके स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, कि आपको सही समझ में आ जाए, एक एक शक्ति के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको अलग अलग करके दर्शाया है ताकि आपको याद करते समय दिक्कत ना हो। फिर मैं हमेशा की तरह जैसे कि आपको पेज भेज देती हूँ फोटोज में, तो वैसे आपको भेज दूंगी। और जहां तक मुझे है आशा है कि सभी बच्चों ने बुक्स खरीद ली होंगी। अभी भी जिन्होंने नहीं खरीदी है वो बुक्स खरीद लें, क्योंकि बुक्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है पूरी तरह से समझने में। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं अधिकारियों की नियुक्ति। अब कौन कौन से अधिकारियों की? अब आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रधान है, पर वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री जब सलाह देते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल किसका बनेगा? मंत्रिपरिषद किसकी बनेगी? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री सलाह जब देते हैं किन किन मंत्रियों को वो शामिल कर रहे हैं, उन मंत्रियों को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। तो पहला कौन सी नियुक्ति हो रही? मंत्रियों की नियुक्ति हो रही। दूसरा, राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, उन राज्यपालों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर न्यायाधीश जो होते हैं, जज, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर एक पोस्ट होती है महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक क्या, इसकी नियुक्ति जो होती है, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। एक ही पद होता है, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यहाँ पे एक शब्द आया है यूपीएससी, ये लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और इनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और फिर आपने एक शब्द सुना होगा राजदूत। राजदूत होते हैं, एक देश के राजदूत दूसरे देश में जाते हैं, वहां पर वो जो है देश से संबंधित कार्य जो है वहां पे करते हैं, तो वहां पे इनकी पोस्ट होती है। तो उन राजदूतों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहला कार्य हो गया कौन सा? अधिकारियों की नियुक्ति। दूसरा कार्य शासन संचालन की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। शासन संचालन, वैसे तो वास्तविक संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, किंतु राष्ट्रपति क्या करते हैं इसमें वो अपन देखेंगे। सबसे पहले तो दो जो सदन है, आपको पता है संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों सदनों की जो बैठक होती है
ठीक है, उस बैठक की जो प्रारंभिक शुरुआत जो होती है, अपन कह सकते हैं उस बैठक की शुरुआत का भी कौन करते हैं, ये संचालन राष्ट्रपति करते हैं। फिर यहाँ पर जो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका भी जो है नियुक्ति का काम किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब यहाँ पर भी कार्यों की सब देख रेख किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। महालेखा परीक्षक अभी मैंने नाम लिया था, महालेखा परीक्षक, ठीक है। और इससे संबंधित जो नियम कानून है, ये सब भी किसके निर्देश संचालन में काम होते हैं, ये राष्ट्रपति के इसमें। फिर मंत्रियों के बीच में जो विभागों का बंटवारा किया जाता है, वो बंटवारा भी राष्ट्रपति के जरिए ही किया जाता है। तीसरा कार्य वैदेशिक प्रतिनिधित्व, वैदेशिक है ना, विदेश में राष्ट्रपति की विदेश में क्या पावर है, ये अपन देखते हैं। तो विदेशों में अभी जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया था राजदूत, तो ये जो राजदूत होते हैं, कूटनीतिज्ञ ना, जो दो देशों के बीच में जो संबंध अपने होते हैं, ठीक है, उसमें जो संबंध मित्रता के होते हैं, शांति के संबंध है, ये सब भी, तो वो सब संबंध जो है कूटनीतिज्ञों की एक पोस्ट होती है, ठीक है। तो उनके जो नियुक्ति की जाती है, उनको जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर विदेशों में जो भी संधि समझौते होते हैं, वो सब किसके नाम से होते हैं, सरकार के तहत, देश के तहत, पर किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो ये वैदेशिक प्रतिनिधित्व भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर आता है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। अब ये सब सैन्य क्षेत्र में शक्ति है, ये कानून के अनुसार होते हैं सब काम ये, ठीक है। यो तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान माना जाता है। तीनों सेना जो है अपनी, उनकी प्रधान सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। किंतु राष्ट्रपति अपन देखते हैं कि भाई कोई युद्ध हो जाता है या कोई युद्ध की स्थितियां बन जाती हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति घोषणा करता है। पर यहाँ पे एक बात ध्यान देना बच्चों, बिना संसद की स्वीकृति के, अब ये नहीं कि राष्ट्रपति जो है वो सेनापति है तो वो कभी भी युद्ध की घोषणा कर दे, कभी भी शांति की नहीं। जब तक कि संसद की स्वीकृति ना मिले, ना तो वो युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही समाप्ति की घोषणा कर सकता है। तो ये सब किसके द्वारा होगा, ये संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये इसकी पहली शक्ति हो गई कार्यपालिका शक्ति। दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति, विधायी क्षेत्र में। तो पहला इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्य थे, यहाँ पर भी 4 थे। पहला है विधायी क्षेत्र का प्रशासन, मतलब अब ये जो कार्य होगा सरकार का, विधायी मतलब विधि निर्माण का कार्य हो रहा है, कौन कर रही है, संसद कर रही है। तो इसमें राष्ट्रपति का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो अपन देखेंगे। जब ये कार्य शुरू होना है संसद का, तो उससे पहले अधिवेशन यानी सत्र बुलाया जाता है, बैठक जिसको कह सकते हैं। तो अधिवेशन बुलाने का ये जो है कहना चाहिए परमिशन, ये किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अधिवेशन बुलाना और उसकी समाप्ति की घोषणा करना, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पे अभी अपन ने बात की थी, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं वो, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को भंग करना। अगर आपको पिछला याद हो, हमने लोकसभा राज्यसभा की बात की थी कि लोकसभा जो है वो अस्थायी है, मतलब वो 5-5 वर्ष के लिए, जबकि राज्यसभा जो है वो अस्थायी। तो लोकसभा को भंग करना किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति। फिर दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, दोनों सदन की जो है लोकसभा राज्यसभा की जो कॉमन बैठक होती है, उसमें वो भाषण भी देते हैं, अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। और अन्य अवसरों पर भी वो वहां पे भाषण देते हैं। बैठक में तो भाषण दे रहे हैं और इसके अलावा अन्य अवसर में भाषण देते हैं। और सामान्य नीतियां जो हो रही हैं उसकी घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये कार्य होगा इनका एक। अगला है मनोनीत। आपको ध्यान है जब अपने लोकसभा राज्यसभा का लिखा था, तो कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मतलब चुनते हैं वो अपनी तरफ से। लोकसभा में तो 2 हैं और राज्यसभा में 12 मतलब अपने देश में जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज सेवा में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल में, बहुत सारे क्षेत्रों में 12 सदस्यों को ये मनोनीत करते हैं। और 2 किस्में होते हैं वो लोकसभा में, जो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। फिर ये 2 और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है बच्चों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, निषेधाधिकार और अध्यादेश। निषेध का मतलब होता है मना करना। और सबको पता है कि जब भी कोई अपने यहाँ पे कानून बनता है, उसके पहले वो चर्चा होती है इस पर, जो उसको कहते हैं विधेयक, प्रस्ताव।
तो विधेयक कहाँ लाया जाता है? सदन में लाया जाता है। तो सदन में उस पर चर्चा होती है, ठीक है, और चर्चा करने के बाद जब वहां से पास हो जाता है विधेयक तो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून बनता है। तो जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसमें कोई सुझाव लगता है कि कुछ कमी, तो सुझाव देकर के उसको वापस लौटा भी सकता है सदन को कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सुझाव देने के लिए लौटा सकते हैं पुनः विचार करने के लिए। अब संसद चाहे तो एक काम कर सकती है, संशोधन कर भी दे जो कि राष्ट्रपति ने कहा है, और कई बार बिना संशोधन किए वापस भिजवा सकती है राष्ट्रपति के पास, मतलब बिना उसमें कुछ भी चेंज किए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार की केवल एक बार शक्ति, मतलब एक बार ही मना कर सकते हैं, दो बार नहीं। दोबारा उनको क्या करना पड़ेगा? स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है अध्यादेश। अब जब ये जितने भी विधि निर्माण होते हैं कब होते हैं? जब सत्र चलता है, संसद में सब लोग आकर के बैठते हैं, विधि निर्माण करते हैं। तो जब सत्र नहीं चल रहा हो, देश को कोई कानून की आवश्यकता हो जाती है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपना एक निर्णय सुना देते हैं, एक आदेश जारी कर देते हैं, वो कानून बन जाता है उस समय के लिए जब सत्र नहीं चल रहा। तो 6 सप्ताह तक ये लागू रहता है, मतलब जब सत्र चालू हो गया, आदेश तो उन्होंने बीच में सुना दिया था जब सत्र नहीं था, और जब सत्र वापस चालू हुआ, बैठक वापस हुई, तो उस समय चाहे तो 6 सप्ताह तक ये आदेश इनका लागू रह सकता है, और नहीं तो जो संसद है वो इस अवधि से पहले भी इसको समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। फिर आती है अगली शक्ति, वित्तीय शक्ति। वित्त ने अपने देश के बजट से संबंधित आय व्यय का लेखा। बजट क्या है बच्चों? देश में जो आय हो रही है, जो खर्चा हो रहा है, उस सब का रिकॉर्ड जो है जनता को दिया जाता है बजट के द्वारा, और बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं लोकसभा में। तो ये वित्तीय शक्ति के मामले में क्या पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। वित्तीय वर्ष जब प्रारंभ होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं है तो मैं बता दूं, वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे इस साल का अपन 1 अप्रैल मान लिया, तो अगले साल 31 मार्च तक एक पूरा सत्र जो होता है वो वित्तीय सत्र कहलाता है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, ठीक है, वो वहां पर सदन में आय व्यय का लेखा जोखा, जिसको कहते हैं बजट जो है वो सामने रखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा 2 विधेयक होते हैं, मैंने आपको बताया था, धन विधेयक और साधारण विधेयक। तो धन विधेयक या कोई अनुदान, ठीक है, मांग होती है ना, अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दी जाती है, मांगों को जो है इनकी आज्ञा के बिना स्वीकृति नहीं मिलती, ठीक है। धन विधेयक इनकी स्वीकृति, और कोई अनुदान होता है तो उसकी मांग भी अगर है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना उसको पास नहीं किया जा सकता। तो ये सब बातें किससे संबंधित हो गई? देश के वित्त से संबंधित। पूरा आय व्यय का लेखा जोखा जो पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है तब वित्त मंत्री जो इसको पेश करते हैं। फिर एक आता है न्यायिक शक्ति। इसमें शब्द आ रहा है न्याय, न्याय से जुड़ा हुआ मामला है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ। राष्ट्रपति के पास इनसे संबंधित कौन से अधिकार हैं? ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये भी अपन ऊपर देख ही लिया था, न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते हैं, ठीक है। और जो नियम है संविधान में, जो नियम बने, वो नियम के अनुसार राष्ट्रपति को जो शक्ति मिली है, न्यायिक शक्ति, उसमें वो किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, उसको क्षमादान भी दिया जा सकता है, और कुछ और जो भी नियम कानून है उसके अनुसार वो अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग वहां पर करते हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति के बच्चों कौन सी शक्तियां हो गई? सामान्य कालीन शक्तियां। और एक जो दूसरी पावरफुल शक्ति है राष्ट्रपति जी के पास में, वो है संकटकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्तियां भी कह सकते हैं। जब राष्ट्रपति देखता है कि देश में कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि देश का सामान्य कामकाज नहीं चल पा रहा है, कोई ऐसी परेशानी हो गई, कोई युद्ध की घोषणा हो गई है, कोई बाहरी आक्रमण हो गया है, देश के भीतर कोई हिंसा का माहौल हो गया, ऐसी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो 3 प्रकार की, ठीक है। संकटकालीन शक्तियां कौन सी हैं? 3 प्रकार की। पहली है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, मतलब देश के भीतर कोई ऐसे हालत हो गए हैं कि देश में अशांति की स्थिति हो गई है, ठीक है।
राज्यों में ये जो पूरा तंत्र चलता है ना संविधान का, कि भाई कैसे कामकाज होगा, मुख्यमंत्री होगा राज्य में, एक राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री का पूरा मंत्रिमंडल होगा, कैसे वो काम करेंगे, वहां पर पता चला कि संविधान के अनुसार वहां कार्य हो ही नहीं रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति के पास क्या पावर है। और वित्तीय संकट, देश की स्थिति खराब हो गई, देश के साथ को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास पावर, मतलब 3 ये संकट है देश के ऊपर जब आते हैं, तो राष्ट्रपति अपने संकटकालीन शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अपन एक एक करके इसका वर्णन करेंगे। पहला अपन लेते हैं वाला, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। अब इनके तीनों के आप देखना कौन कौन से जो है इसमें अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ये 352, 352, 356 और 360, मतलब 352, 356, 360, 60, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो घोषणा है उसकी विधि क्या है, मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है, तो घोषणा जो की जाती है संकट काल के देश में, उसकी विधि क्या है। क्योंकि ये जब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है कि देश में संकट काल आ गया है, तो ये स्वीकृति के बिना, अभी अपन ने क्या बात की थी कि राष्ट्रपति कोई घोषणा नहीं कर सकता, यहाँ अपन ने बात की थी अभी बिना संसद के, पर देश की स्थिति ऐसी खराब हो रही है तो राष्ट्रपति को संसद से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, तो बिना किसी स्वीकृति के वो जो घोषणा करता है वो 2 माह तक जो है वो लागू रह सकती है, ठीक है। अब ये 44वें संविधान संशोधन में तय किया गया था कि आंतरिक अशांति के समय अब जो है स्थितियां बदल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कि सिर्फ आंतरिक अशांति में वो संकट काल की घोषणा नहीं कर सकता, ये चेंजेस हुए हैं उसमें, युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में चेंजेस नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, संकट काल की घोषणा कर देते हैं। पर ये काम कैसे होगा, ध्यान रखना, पहले में ही मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता रही हूँ कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है, ठीक है, पर केवल आंतरिक अशांति में संकट काल की घोषणा नहीं होगी। दूसरा, मंत्रिमंडल जब तक लिखित में नहीं देगा, परामर्श नहीं देगा, तब तक राष्ट्रपति इसकी घोषणा नहीं कर सकते। फिर घोषणा के 1 माह के भीतर, ठीक है, घोषणा करते हैं 1 माह के भीतर संसद में एक विशेष बहुमत लिया जाएगा। अब ये बहुमत कैसे होगा, दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा का कुल बहुमत हो, टोटल बहुमत हो, या वहां पर जितने लोग उपस्थित हैं और जितने मतदान कर रहे हैं इस बात के लिए कि हाँ भाई संकट काल होना चाहिए, ठीक है, उनका कितना बहुमत, 2/3, 2/3 बहुमत। एक तो बहुमत क्या हो गया, दोनों सदनों का टोटल बहुमत हो गया, या दोनों सदनों में जो उपस्थित लोग हैं मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत हो जाएगा, ठीक है। और लागू रखने के लिए जो है प्रति 6 माह बाद स्वीकृति लेनी पड़ती है, क्योंकि 3 वर्ष से ज्यादा ये नहीं लगाया जा सकता, जो संकट काल की घोषणा है वो 3 साल से ज्यादा यहाँ पर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ तो बात हो गई ये लागू करने की, समाप्ति के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं। समाप्ति की घोषणा जो है वो केवल साधारण बहुमत से ही हो सकती है। अलग से पॉइंट देखो, लोकसभा में उपस्थित मतदान करने वाले जो लोग हैं उनका केवल साधारण बहुमत ही अगर है तो संकट काल की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें बाद में 1 साल कर दिया गया था, तो स्वीकृति जो है इसके बाद उसको बढ़ाया जा सकता है। फिर ये जो सेकंड पोर्शन है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने का, कि राज्यों में अगर देखा जाए काम का सही प्रकार से नहीं चल पा रहा है, मुख्यमंत्री राज्यपाल की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे की बात जो है नहीं समझ पा रहे हैं, किसी कारण से दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना 2 माह से अधिक समय तक जो है इसको जो लागू नहीं किया जा सकता। 6 माह तक अभी जो मैंने बात की राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और 3 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता। और संसद में दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत इसके लिए चाहिए, तभी कहा जाएगा कि हाँ राज्यों में क्या हो गया, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तो सेकंड पॉइंट आ गया, संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में भी क्या हो जाएगी, संकट काल की घोषणा कर दी जाएगी। फिर तीसरा आता है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट क्या होता है, अभी जो अपने बात की थी वित्त की, धन की, कि अगर ऐसा लगे कि भाई वित्तीय साख को खतरा है, देश में कोई धन संबंधी कोई समस्या आ गई है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। विदेशों में आपने क्या सुना होगा, बीच में कोई देश दिवालिया हो गया, सारे बैंक खाली हो गए,
लोगों के पास पैसा नहीं है, जनता के पास पैसा नहीं है, कर्मचारियों को जो है तनख्वाह नहीं मिल रही है, ठीक है, या देश दिवालीपन की घोषणा कर चुका है, वहां पर बिल्कुल खाली स्थिति हो गई है, कर्जदार हो गए वहाँ, तो ऐसी स्थिति में वहां पर वित्तीय संकट ऐसी स्थिति जाती है। तो अगर देश में भी ऐसा कुछ लगता है राष्ट्रपति को वित्तीय संकट की स्थिति हो गई है, देश की साख को खतरा है, उसकी जो रेपुटेशन उसको खतरा है, तो ऐसे समय में वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। तो 352, 356 और 360। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की दो शक्तियों का अपन ने जिक्र देखा, एक सामान्यकालीन और एक संकटकालीन। सामान्यकालीन में देखिए प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, ठीक है, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति, इसका वर्णन किया। और संकट काल में 3 प्रकार की, एक युद्धवादी आक्रमण के समय, आंतरिक अशांति के समय, एक राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए ऐसी स्थिति में, और तीसरा वित्तीय संकट। चूंकि मैटर ज्यादा था इसलिए मैं थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा है, पर मैंने जो बोला है फिर मैं आपको बुक वाला जो है आपको फोटो भेजी दूंगी, उसको आप अच्छे से समझ लेना, और फिर होमवर्क जो है वो मैं आपको ऑडियो के जरिए बता दूंगी।